आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में से एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम एक एक करके उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये समझ लो ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। अब इसको हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS 32-39 पहले थे, अब IFRS 9 अपडेट हो गया। तो ये सब मिलके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करते हैं। अब इसको कैसे गवर्न करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। इसके अंदर तीन मेन बातें हैं, फिर हेजिंग आएगी और फिर ये आगे बढ़ेगा। तो जो पहली तीन बातें हैं वो हैं, एक नंबर 1 फाइनेंशियल एसेट, नंबर 2 फाइनेंशियल लायबिलिटी, नंबर 3 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अदर इक्विटी भी हम इसको बोल देते हैं। ये तीन पॉइंट्स हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं और ये तीनों मिलके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल लायबिलिटी। आसान जबान में लायबिलिटी किसको बोलते हैं? आसान भाषा के अंदर, आसान जबान के अंदर लायबिलिटी बोलते हैं ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी बोलते हैं ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर उस ऑब्लिगेशन के आगे एक वर्ड का इजाफा कर दिया जाए और वो वर्ड हो कॉन्ट्रेक्चुअल, कि आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो आपकी नॉर्मल लायबिलिटी, आप वैसे नॉर्मल लायबिलिटी बोलते हैं, आप इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेंगे और इसको IFRS 9 जो है वो गवर्न करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो किसी के साथ, सर इसी को एग्जांपल तो दें। तो इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है भाई। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने इश्यू किया लोन नोट। लोन नोट आसान जबान में, मार्केट लैंग्वेज में डिबेंचर को बोलते हैं। कंपनी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स इशू करके पैसा जनरेट करती है, इसी तरह कंपनी क्या कर सकती है? डेट फाइनेंसिंग, पब्लिक से, आम आवाम से डेट फाइनेंसिंग भी जनरेट कर सकती है। डेट फाइनेंसिंग मतलब कर्जा पकड़ लिया, कंपनी ने कर्जा पकड़ा आम आवाम से, कंपनी ने कर्जा पकड़ा आम आवाम से, डिबेंचर इसी को तो बोलते हैं। अब डिबेंचर में कंपनी के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? डिबेंचर एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, लिखत परत के बाद ही इशू होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। इसके अगेंस्ट कंपनी को क्या देना पड़ता है? कंपनी को सर दो बातें देनी पड़ती हैं। ऑब्लिगेशन क्या होती है? एक तो होती है हराम की, कि कंपनी को हराम देना है, इंटरेस्ट देना है और रीपेमेंट करनी है। किसकी? ओरिजिनल प्रिंसिपल की। जब भी एग्रीमेंट या वो टर्म पूरी होगी, तो जिन्होंने आपके पास लोन नोट में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उस टर्म तक उनको इंटरेस्ट दोगे और जैसे ही टर्म पूरी हो जाएगी मेरे भाई, आप उसका पैसा उसको लौटाओगे, पैसा खा नहीं जाओगे। राइट और रॉन्ग? इसी की एक और एग्जांपल होती है इशुएंस ऑफ रिडीमेबल। रिडीमेबल लिखा है मैंने, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चे बड़ी गलतियां कर जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। मैंने नाम के साथ लिखा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों? रिडीमेबल का मतलब पता है क्या होता है? कि आप जब तक, अब प्रेफरेंस शेयर्स का तो हम सबको पता है ना, कि प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स परसेंट होता है।
एक तरह से इंटरेस्ट, डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट ही बोलेंगे। रिडीमेबल का मतलब ये रिडीम होगा। रिडीम मतलब जो इन्वेस्टर है वो आपको ये वापसी करेगा और आप उसको पैसा दोगे, पैसा। रिडीमेबल, रिडीम्ड होगा, पैसा दोगे उसको। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको पैसा उसको लौटाओगे, और जब तक वो पैसा लौटाते नहीं हो उस वक्त तक आप उसको इंटरेस्ट देते रहोगे। और ये टर्म्स फिक्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। इसलिए रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, आपकी रिवीजन किट में सवाल हैं। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स एक फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होता है, कुछ और नहीं होता। ये इक्विटी का हिस्सा नहीं होता। इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स इक्विटी होता है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स हमेशा लायबिलिटी होता है। और इसके अंदर एक तीसरा आएगा, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये होते हैं कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के जरिए किसी का पैसा लिया और उसको बॉन्ड दे दिया। जब तक वो बॉन्ड उसके पास है आप उसको इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा। जैसे ही टर्म पूरी होगी ना, ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा। ये बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है कि आप उसके बदले में शेयर्स इशू कर दें और बॉन्ड खत्म हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे 5 साल के लिए आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया था, 5 साल तक आप इंटरेस्ट देते रहे, एग्रीमेंट था। 5 साल बाद अब जो इन्वेस्टर है ना, जिसने आपको पैसे दिए थे, अब उसकी मर्जी है, वो आपसे पैसे मांगे तो ये लायबिलिटी बन गई। या फिर वो बोले यार मुझे पैसे ना दे, जैसे तूने मुझे ऑप्शन दिया हुआ था ना कि इतने शेयर्स ले लेना, मुझे तो शेयर्स दे दे। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या तो लायबिलिटी होते हैं या इक्विटी होते हैं, और हम एक फार्मूले के जरिए इसका इक्विटी पोर्शन और लायबिलिटी पोर्शन निकालते हैं, जो आप आज इंशाल्लाह सीख लेंगे। सबसे पहली बात, आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोली? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जिम्मेदारी इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। दो एग्जांपल प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी की हैं, लोन नोट इशू किया या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या तो लायबिलिटी होता है या इक्विटी होता है, ये हमने अभी तक देखा है। यहाँ तक कोई मसला? क्लियर है? नहीं समझ अभी। अब ये लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे है, हम इसको देखेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी, आईएएस में हम इसकी ट्रीटमेंट बोलते हैं नॉर्मल जबान में, आईएएस इसको बोलता है क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? तो भाई दो तरीके से होगी, या तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगी या फिर एमोटाइज कॉस्ट होगी। मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस होगी, या एमोटाइज कॉस्ट की बेस पे होगी। सर होती क्या है, ये बात की बात है। होती क्या है, ये बात की बात है। सर हमें पेपर में साइलेंट हो, कुछ बताया ना जाए, जैसे कि 99% सवालों में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन बताता नहीं है कि कौन सी बेसिस है, तो फिर आपने एमोटाइज कॉस्ट जो भी आप सीखेंगे वही यूज करनी है। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो जो लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती है, यानी ऐसा कर्जा जिसको आप बेच दें, यानी मेरा लोन है, मैं किस अब वो होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, टोपी घुमा देना, हवाला घुमा देना। अच्छा तेरा कर्जा था, मैं तेरे से मांगता था, तू उससे मांगता था, तू भी सेट जा, मैं उससे ले लेता हूँ। हेल्ड फॉर ट्रेड, इसको आसान जबान में यूं समझ लो, हेल्ड फॉर ट्रेड या एफपीटीपीएल नहीं आया था पेपर में,
आमतौर पे पेपर में डिफॉल्ट जो है वो एमोटाइज कॉस्ट ही आ रहा होता है, लेकिन अभी हम दोनों को देख लेंगे। अब हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग का तरीका समझना, एक बार ये समझ आ जाएगा, आपने फिर ऐसे ही करना है। देखो भाई, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट को जरा समझ लेना, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है मेरी। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है जिस दिन लोन स्टार्ट हुआ, जिस दिन आप पे लायबिलिटी चढ़ी, जिस दिन आप पे लायबिलिटी चढ़ी उस दिन को बोलते हैं इनिशियल डे। यानी कर्जा, लोन का इंसेप्शन, जैसे एसेट होता है ना, एसेट की डेट ऑफ परचेज, वो उसका इनिशियल मेजरमेंट कहलाता है। इसी तरह लायबिलिटी का स्टार्ट होना, जिस दिन लायबिलिटी स्टार्ट हुई है उस दिन को बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। और जिस दिन लायबिलिटी स्टार्ट होती है उस दिन जितने का कर्जा लिया होता है ना, रियल में, सच्ची मुच्ची में, वो फेयर वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। फेयर वैल्यू यानी इसको आप आसानी जबान में बोलो कि अगर फेयर वैल्यू का सर फार्मूला बताएं तो मैं ये बताऊंगा कि भाई जो अमाउंट आपको मिली ना, आपने लोन लिया है, आपने लायबिलिटी चढ़ाई है ना खुद पे, तो आपको पैसा मिला होगा। कितना पैसा मिला होगा? सर अज्यूम मैंने 5 लाख का डिबेंचर इशू किया, तो $5 लाख मुझे मिल गया। लेकिन एक बात बताओ, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी चीज इशू करते हैं तो बहुत सारी फीस वगैरह, गवर्नमेंट की फीस, लीगल फीस वगैरह देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? बिल्कुल देनी पड़ती। जी बिल्कुल देते हैं फीस। तो अमाउंट रिसीव्ड लेना जरूर, लेकिन वो अमाउंट रिसीव लेना जो हाथ में आए। नेट ऑफ, नेट ऑफ बोले तो नेट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी स्टॉक एक्सचेंज की फीस, गवर्नमेंट की फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस। आप लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे भाई जितना नोट हाथ में आया उस पे, बस खलास। अच्छा, ऐसे? हाँ भाई ऐसे। सर ये थोड़ा सा और इलेबोरेट करें ना, तो अभी हम करते हैं। एक मिसाल है, एक एग्जांपल है। अज्यूम करो दानियाल पीएलसी है। पीएलसी ही स्टॉक एक्सचेंज में खेल सकती है ना, कोई लिमिटेड कंपनी तो नहीं खेल सकती। 10,000, और याद रखना जैसे शेयर्स की पार वैल्यू जो है वो ₹1 होती है, लोन नोट की पार वैल्यू हमारे कोर्सेज में डिफॉल्ट 100 होती है। ठीक है, और ये इशू कर दिया भाई दानियाल भाई ने 1 जनवरी 2023 को, और इसकी पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फीस जो लगी वो लगी 10,000। अब हम देखेंगे कि हमें इसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी ये लोन नोट है, ये लोन नोट है, इसको जिस दिन हम कर्जा ले रहा हूं उस दिन कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब ये है कि सर मुझे पैसा मिला, बैंक डेबिट, एक अदद नॉन करंट लायबिलिटी क्रेडिट, सर इसकी अमाउंट ढूंढ रहे चले हैं हम लोग। अच्छा, ओके। 10,000 लोन नोट इशू किए, ₹100 का एक। 10,000 लोन नोट इशू किए हैं, ₹100 का एक। कितना हो गया पैसा? पैसा बहुत पैसा हो गया सर, ये हो गया $1 मिलियन। लेकिन सर हाथ में तो $1 मिलियन नहीं आया ना, हाथ में कितना आया? सर 10,000 सरकार ने, हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज में ले लिया, तो हाथ में कितना आया भाई? 990, 990 हाथ में आ गया, खलास। तो भाई बैंक डेबिट 990, लायबिलिटी क्रेडिट 990, अकाउंटिंग हो गई सर। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में यानी एसओसीआई में जो ले गया वो मर गया, ये एक्सपेंस नहीं होता, ये एक्सपेंस नहीं होता। इंस्टेड इट्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी।
जो पैसा आपको मिला है उस पैसे की वर्थ को कम करती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप इसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, अगर किया तो बर्बादी मुकद्दर होगी। बात समझ आई? सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अगर एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं दिखाया ना, रिडक्शन इन लायबिलिटी दिखाया। तो पीएनएल में किस नाम से दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट? जाएगा ही नहीं। मैंने यही कहा, जो पीएनएल में ले गया वो मर गया। एमोटाइज ठीक। पे, एमोटाइज मेथड पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में ले जाना मना होता है। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ेंगे। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब साल गुजर जाएगा, साल गुजरेगा। अब आपने, यहां तक कोई मसला है दानियाल? सर ये जब उसको पे करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, वो तो 1 मिलियन पे करेंगे। रिकॉर्ड हमने अभी टेन तो थाउजेंड से कम कर लिए। बिल्कुल सही। अभी हम पहले साल पे आए हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और वही अभी आपको मैं करना अच्छा। सिखाऊं। जैसे वो था ना IS 16 में, क्या नाम था उसका, रिमूवल कॉस्ट, अनवाइंडिंग होती। प्रोविजन। हाँ ये अभी यहाँ पे भी जी, वापस उसकी अनवाइंडिंग होगी। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग अभी शुरू हो जाएगी। अब ये तो थी इनिशियल, इनिशियल बोले तो सर ये आ गई आपकी इनिशियल मेजरमेंट। जिस दिन लोन लिया उस दिन आपने लायबिलिटी 990 से बुक कर दी, इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं ले गए। लेकिन सर कसम खा के कहो कि सर जब रियल में पे करना होगा तो 990 करना होगा, प्लस इंटरेस्ट भी तो देना होगा। अरे हाँ, इंटरेस्ट का प्रोविजन भी तो होगा, और 990 को 1 मिलियन भी तो बनाना होगा। तो जो तरीका जिस तरह सिखाया जा रहा है इस तरह से देखना। इसको कहते हैं सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट मेजरमेंट। आसान भाषा में ये सबसीक्वेंट मेजरमेंट IAS का वर्ड है। आसान भाषा में ईयर एंड पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या था भाई, इंसेप्शन। इंसेप्शन बोले तो जिस दिन लोन स्टार्ट हुआ उस दिन की रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, हमारा ईयर एंड हो गया, मिसाल के तौर पे ये मेरा लोन स्टार्ट होया था इस तारीख को। अब आ गया भाई 31 दिसंबर 2023। सर इधर क्या होगा, ईयर एंड पे लायबिलिटी कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल। तो अब हम ईयर एंड की रिकॉर्डिंग सीखेंगे, और जरा गौर से देखना। मजीद डेटा एग्जामिनर को प्रोवाइड करना पड़ता है, वरना वो, अब आपको तो पेपर में पूरा क्वेश्चन आएगा तो सारा डेटा होगा। एक होगा कूपन रेट। कूपन रेट मतलब जो रियल में आपका तय हुआ है एग्रीमेंट के अंदर, कि भाई जो मेरा लोन नोट है ना उसका रियल, रियल रेट, किस रेट पे सच्ची मुच्ची का इंटरेस्ट रेट जो आप रियल में उसको दे रहे होते। और एक होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट को आप आसान जबान में यूं याद रखिएगा सर, कि इफेक्टिव रेट होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव रेट हमेशा कूपन रेट से ज्यादा होता है। आसान जबान में याद रखो, मार्केट का रेट। एक तो आपने जिस पे एग्रीमेंट किया था वो रेट। अब देखो मिसाल है, पाकिस्तान में आप रहते हैं, 20% इंटरेस्ट रेट चल रहा था जब आपने मुआहिदा कर लिया, कूपन रेट आपका तय हो गया 20%। थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान और बर्बादी की तरफ गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट हो गया 27%। तो आपका तो वो कूपन रेट 20 ही रहेगा ना, लेकिन मार्केट का रेट, इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 27। अब मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ करेंगे कैसे ये मैं करके दिखाऊंगा। अभी खाली थ्योरेटिकली एक बात याद रखना, IFRS 9 ये फरमाता है कि आप फाइनेंस कॉस्ट,
फाइनेंस कॉस्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम एसओसीआई बोलते हैं, उसके अंदर जो आप एक्सपेंस लेके जाएंगे ना इंटरेस्ट का, वो हमेशा इफेक्टिव रेट की बेसिस पे जाना चाहिए। तो आईएएस ने कह दिया तो हम होशियारी नहीं करेंगे। हम जब भी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस निकालेंगे तो वो एक्सपेंस हमेशा इफेक्टिव रेट की बेसिस पे निकालेंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। जी सही है। अब इसमें एक फार्मूला मैं आपको दे दूं ताकि आप गलती नहीं करना पेपर में, कि इफेक्टिव रेट सर लगाएंगे किस पे, ये भी तो बताओ। इफेक्टिव रेट जैसे ये 8% है, लगाना किस पे सर? ओरिजिनल लोन अमाउंट पे जो कि 1 मिलियन है, कि जो बैंक में आपने रिकॉर्डिंग की है लायबिलिटी की उस पे। तो एक सवाल है ना ये बेटा, इसका जवाब बड़ा आसान है। फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने इनिशियल मेजरमेंट की वैल्यू निकाली है ना, जो कि इस सवाल में कितनी निकाली थी? इनिशियल मेजरमेंट कितने पे की थी आपने? 1 मिलियन। हाँ हाँ, 990। ओ नहीं। ये है ना इनिशियल मेजरमेंट। आपने लोन कितने जी सही है। 990 पे। तो अगर आप साल के आखिर पे इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो इस 990 पे आप इफेक्टिव रेट लगा देंगे। कितना आएगा? कुछ तो आएगा। 99,000। 79 नहीं सॉरी 8% है। 79,200। ये चीज क्या है? ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है? एक अदद एक्सपेंस होती है। बात समझ आ रही है? सही है। बिल्कुल सर। अब ये तो सर आपने बातों बातों में ही आप में एक एक्सट्रैक्ट बता दिया कि इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी एमोटाइज मेथड पे कैसे रिकॉर्ड होता है, इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट इनटू इंटरेस्ट का रेट। अब सर एक सवाल है, नॉन करंट लायबिलिटी एसएफपी में वो कितने पे आएगी? इसका जवाब 1000। तो इसका जवाब अभी हम फरमाएंगे। मेथड कौन सा? एमोटाइज। अमोर्टाइजेशन। एमोटाइज मेथड का मतलब ये है थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा घटाओ। ये मैंने ऐसे ही बोला है याद रखने के लिए। थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा घटाओ, नहीं, थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा घटाओ, ये क्या बात होगी सर? तो देखो कैसे करते हैं। एक होता है बीडी। क्या होता है? एक बीडी। एक होती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाली। और एक होता है सच्ची मुच्ची का, कसम खाई जा सके कि इतना इंटरेस्ट पेड है, और ये आ जाती है सीडी। ये एमोटाइज मेथड है फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालने का ईयर एंड पे। ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 2023। पहला साल है ना बेटा, लोन लेने के बाद का ये पहला साल है ना। जी। मुझे जी बताओ, बीडी इनिशियल मेजरमेंट को बोलेंगे। इंसेप्शन स्टार्ट हुआ था लोन 990 का, इसी पे लगाई आपने क्या? इफेक्टिव रेट लगाया। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस जाएगा आ गया। राइट और रॉन्ग? सही है। जी। सच्ची मुच्ची में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट पेड सच्ची मुच्ची का आप कैसे दे रहे होते हैं? याद रखना, ये लिख लो, ये बहुत मसला होता है बाद में। इंटरेस्ट पेड हमेशा रियल वैल्यू पे होता है, पार वैल्यू पे होता है। आपने लोन लिया, आप इंटरेस्ट पे करोगे, हमेशा इंटरेस्ट किस पे करते हैं? पार वैल्यू ऑफ लोन पे करते हैं। ये याद रखिएगा। रियल इंटरेस्ट या एक्चुअल इंटरेस्ट पेड अगर निकालना है तो ये जो एक्चुअल पार वैल्यू है ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करने से पहले वाली,
उस पे जो रियल रेट है, रियल रेट सच्ची मुच्ची का एग्रीड रेट जो कि कूपन रेट है वो लगाना होता है, तो आता है क्या? आपके पास आता है एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन में करके दिखाऊं, तो भाई मेरी लायबिलिटी तो ये थी ना, मेरा रियल रेट एग्रीड रेट कितना परसेंट था? 6% था। इसका मतलब मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा होगा सच्ची मुच्ची में, रियल में, जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो कितना दे रहा हूँ? 60,000। लेकिन IAFRS 9 की ख्वाहिश पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किस पे किया है? एक्सपेंस किस पे रिकॉर्ड किया है? इफेक्टिव पे। तो ये एमोटाइजेशन हो रही है। एमोटाइज का मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा लोन बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा लोन बढ़ रहा है। बीडी में फाइनेंस कॉस्ट हमेशा प्लस होगी और इंटरेस्ट पेड हमेशा माइनस होगा। आंसर आएगा बढ़ के। क्या आएगा जरा बताना। कितना आ रही है जरा आंसर बताना। ये 9379200। +79 किया, -60 किया, तो 10 करके, जी 10 करके नहीं आएगा। 990 है ना? वन डबल जीरो 9200। ठीक है। ये जो अमाउंट है 1009200, ये मेरी SFP में जाएगी। ये वो अमाउंट होगी जो SFP शरीफ में नजर आएगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही सर। है। इसको जरा जल्दी से लिख लेना। कोई चीज पूछनी है तो पूछिएगा। ये सारी की सारी नॉन करंट होगी या करंट लाइबिलिटी भी होगी? ये अभी तो ऐसे एग्रीमेंट समझो कि ये अभी 5-6 साल तक है, तो ये सारी की सारी अभी हम नॉन करंट में लेते हैं। अभी हम इसको ब्रेकअप कर देंगे। सही है। अभी तो हमने एक बेस लाइन क्रिएट की है कि कैसे ये चलता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये फटाफट देख लीजिए, कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आई है तो बताइए। नहीं ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये IFRS की बुक का क्वेश्चन है। गैलेक्सी कंपनी, उस कंपनी ने क्या किया भाई? बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड इशू किया, और मजेदार बात यह है कि इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है। इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड, नो इंटरेस्ट। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया जी, ऐसा ही होना चाहिए था। आपको ईयर एंड का काम करना है, लेकिन ईयर एंड के लिए पहले क्या पता होनी चाहिए? इनिशियल मेजरमेंट पता होनी चाहिए ना भाई। बॉन्ड की सच्ची मुच्ची की प्राइस यानी कितना पैसा हाथ में आया, देखो जरा। 5,03,778। ओके, ये पैसा हाथ में आया। मिस्टर
मिस्टर दानियाल, क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिवन है? टीसी दी हुई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माफी निष्ठमणा कोई भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब इनिशियली जिस तारीख को ये कर्जा जारी हुआ था, हमने लोन अपने ऊपर चढ़ाया था, उस दिन बैंक डेबिट हो गया। एंटी बनाने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बताई जा रही है। और अज्यूम है कि ये नॉन करंट ही है, 2002 से लेके 2004 है, तो डाल दे भाई नॉन करंट लायबिलिटी में, कहानी खलास। लेकिन जब ईयर एंड आया तो हमारे पास एसओसीआई भी उठ के आ गया और एसएफपी भी उठ के आ गया। एसएफपी ने बोला भाई लायबिलिटी क्या होगी, और इनकम स्टेटमेंट ने बोला हराम कितना रिकॉर्ड करेंगे। ऑल दो रियल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ऑल दो एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन आईएफआरएस 9 ने बका था, फरमाया था इनिशियल वैल्यू पे इफेक्टिव रेट के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना। पिछले सवाल में 8% इफेक्टिव था ना, तो इनिशियल पे 8% लगा के एक्सपेंस आउट किया था ना, तो यहाँ पे भी वही करो ना भाई। सर यहाँ रियल इंटरेस्ट तो है नहीं, तो क्या हो गया? आईएफआरएस ने आपको क्या बोले कि एक्सपेंस हमेशा इफेक्टिव पे होगा, इफेक्टिव दिया है ना, बस खलास आ गया आंसर, जबरदस्त हो गया। सर एक चीज तो आ गई समझ कि ठीक है, इफेक्टिव रेट पे हमेशा इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होना, यह आ जाएगा 30,000 कुछ, ठीक है, ऑल दो रियल इंटरेस्ट है नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या दिखाया था सर? बीडी लिखा था आपने, ये बीडी है, प्लस क्या था आपने? इफेक्टिव यानी फाइनेंस कॉस्ट, जो कि इफेक्टिव की बेसिस पे बीडी पे लगती है 6% के हिसाब से, ये आ गई 30226। और माइनस आपने किया था सर इंटरेस्ट पेड। कसम खुदा की इस सवाल में इंटरेस्ट पेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो जीरो है। थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा नशा है। 534004, ये हमने एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइएगा। नहीं सर, क्लियर है। मिस्टर दानियाल, ये जो फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेड जो रियल में उसमें हाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने जाएगा? किसका? इफेक्ट और जो रियल रेट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा किसका डिफरेंस आ रहा है? है, ये जो फाइनेंस कॉस्ट और जो रियल में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना उसमें एक डिफरेंस आ रहा है ना इंटरेस्ट को। हाँ तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस इसकी बात कर रहे हो ना? ये डिफरेंस आपकी लायबिलिटी को एडजस्ट जी। कर, इसी को एमोटाइज कॉस्ट मेथड बोलते हैं। यही तो है एमोटाइज कॉस्ट मेथड, कि इन दोनों का डिफरेंस नेट ऑफ होके लायबिलिटी को बढ़ाता है थोड़ा थोड़ा हर साल। इन दोनों का डिफरेंस हर साल थोड़ा थोड़ा करके लायबिलिटी को बढ़ाता है, और इसी डिफरेंस का ही तो नाम है एमोटाइज कॉस्ट मेथड। व्हाट माय पॉइंट? सही यानी कि ओसीआई को हिट नहीं करेगा इंटरेस्ट है फिर भी। नहीं नहीं बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। इस आईएएस में एक चीज बस ये होती है कि ये ऐसे ही करना है जैसे टेक्स्ट में होता है ना, इसमें ज्यादा सोचना नहीं, वरना आईएएस आपको कंफ्यूज करके रख देगा। क्योंकि ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और घूमते रहते हैं, यार ये क्या हो गया, फिर हम बता दें भाई कैसे करना था, ऐसे 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 ऐसे, आपने वैसे क्यों किया, मर गए। अच्छा ओके सॉरी गलती हो गई सर। एक और क्वेश्चन है बुक से, हम इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट है एक्सपेंस बताओ बस। अच्छा एक्सपेंस बता दो बस, ज्यादा होशियारी नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, एक्सपेंस बताएंगे। फिर हमें फाइनेंस कॉस्ट पूछ रहा है, तो हमारे लिए निकालना बड़ा आसान है। क्वेश्चन हम पढ़े ना तो थोड़ा सा गड़बड़ समझ आएगी।
क्वेश्चन में लोन नोट इशू कब हुआ है, कब इशू हुआ बताइए। इश्यू 1 जनवरी। और इसका ईयर एंड जिस ईयर का आपसे पूछा है वो ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर, 2 साल के बाद। हाँ ये पकड़ लिया आपने, 2 साल के बाद। अब जरा देखो कैसे करना है, वही तरीका जो सीखा है। सबसे पहले 1 जनवरी 2003 को इनिशियल मेजरमेंट की बात की ना। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? इनिशियल मेजरमेंट की बात की जाएगी ना, कि इनिशियली इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। आप सवाल पढ़ो, जरा जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, इश्यू कॉस्ट पेबल्स होगी तो हम कैसे करें? और लोन कुछ प्रीमियम। है और हमें पता है बाय डिफॉल्ट या हाजी, बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड है ये? एमोटाइज कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन। एमोटाइज कॉस्ट मेथड है ना। कैसे करूं? इशुएंस कॉस्ट को मैं कर दूंगा माइनस, कितना जी, आएगा भाई? 599800। 599800। ये मेरा 1 जनवरी 2003 का नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सही है। अब क्या होगा? सर ईयर एंड चाहिए, ईयर एंड। ओके भाई, ईयर एंड रिलैक्स। ईयर एंड में क्या? सर एसओसीआई चाहिए बस। एसओसीआई में क्या निकालना है सर? फाइनेंस कॉस्ट निकालने का है बस। अच्छा भाई, इफेक्टिव रेट बता दो सर मुझे। अच्छा बता दो कितना है? सर 12% है। बस बता दो सर, बता दो। ऐसा नहीं करो बेटा, रिलैक्स। आपका लोन इशू हुआ है 2003 के जनवरी में। आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछा जा रहा है दिसंबर 2004 पे। तो मैं जब तक एसएफपी की वर्किंग ना कर लूँ ना, मेरा अच्छा भी नहीं बता सकता। मतलब क्या है? एमोटाइज की सर वर्किंग है, वो क्या है? यही है ना, कि फाइनेंस कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड। एम आई राइट? इसमें भी ये रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड 0 है। राइट और रॉन्ग? अच्छा है, नो इंटरेस्ट, जी माफी हराम। इनिशियल रिकॉर्डिंग थी इस पे। फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड होती है इफेक्टिव पे, 12% लगाना बेटा। ये 71976। 7 1 1976। कितना आ जाएगा? 76। फाइनल सीडी। लेकिन 2003 का तो मुझे काम करना ही नहीं है, मुझे तो 2004, 67। 2004 यानी 2003 का जो सीडी बैलेंस होगा सर, वो 2004 का बीडी बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? लगाओ इस पे इफेक्टिव रेट कितना परसेंट जी है? बिल्कुल। 80613। ये तो 0 है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया। अब मैं एक्सट्रैक्ट पकड़ू ना, तो मैं ये फाइनेंस कॉस्ट की बात करूं तो मैं कहूंगा भाई ये फाइनेंस कॉस्ट तो मैंने एक वर्किंग से कर ली। ये अमोटाइजेशन शेड्यूल जो बनता है दूसरे साल की, ये आ गई फाइनेंस कॉस्ट 80613। और अगर एसएफपी मांगी जाती तो ये दूसरे साल की नॉन करंट लायबिलिटी है 2004 की। और अगर बात की जाए, अगर मांगी जाती एसएफपी 2000 कब की बेटा? 2003 की, तो उसके लिए ये लायबिलिटी है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सही है। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 2003 का मांगता तो ये होता,
इसने हमसे 2004 का मांगा, तो 80613 हमारे बॉक्स में आंसर आएगा। गॉट इट और नो? ओके। इस सवाल में कोई तकलीफ है? नहीं, क्लियर है ये वाला। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज है, ये फाइनेंस का हम उसको पे करेंगे ना इस साल? किसको? ये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको इफेक्टिव के ऊपर, या फिर इसमें क्वेश्चन में तो नहीं है? इफेक्टिव पेमेंट वाला इंटरेस्ट नहीं है, इफेक्टिव खाली दिखाने के दाम है। ये एज पर IFRS नहीं, वो तो है, लेकिन एक्सपेंस शो करना है, इस रियल कुछ पे ही नहीं कर रहे। इसमें तो नहीं पे कर रहे, लेकिन पिछले वाले में एक में पे कर रहे थे, वो हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होगी? वो आएगा, वो भी आएगा, वो भी सही कह रहे हो, वो भी। ठीक है, वो भी आएगा। सही है। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, लिख लेते हैं। XYZ PLC issued 800,000 preference shares at a price of 7,20,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको हम दे देते हैं, तकरीबन लिख लो 8,000। प्रेफरेंस शेयर्स है तो इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ होता, क्वेश्चन में लिखा होता है डिविडेंड। डिविडेंड है आपका 8% का, और मार्केट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो हमेशा गिवन होगा, वो है 10%। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ खेलना है। इस क्वेश्चन के साथ खेलना ये है कि भाई इसमें एक मसला है, यहाँ पे एक इशू हो गया है। चीज इशू जो की उसकी रियल यानी उसकी वर्थ कितनी थी? 8 लाख का आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करा ना। एम्प्लॉय वाला IFRS 19 में आता है, वो बाद में आएगा। इशू आपने किया 8 लाख वाला, लेकिन कितने पैसे हासिल किए? पैसे कितने मिले? 7,20,000। ये आपने क्या किया? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? उसको कम कम प्राइस में दे दिया। कम प्राइस में दे दिया। तो वही हमारे इनिशियल मेजरमेंट का चक्कर आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नया आप देख रहे होंगे, जरा गौर से देखना। मेरा जो ये प्रेफरेंस शेयर था, इसकी पार वैल्यू या वर्थ या औकात जो थी, या शेख दानियाल इसकी औकात जो थी, वो 8 लाख थी कि नहीं थी? जी बिल्कुल। लेकिन 8 लाख के बदले में अपने को मिला कितना? 7,20,000। तो ये जो बीच में फर्क है 80,000 का, ये क्या है? आसान भाषा में और IFRS 19 की भाषा में भी ये डिस्काउंट है। लोन में डिस्काउंट। 8 लाख का इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो 7,20,000 में, फायदा दे रहे हो, यानी आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा था, तो आपने बोला भाई दे दे, दे दे। उसने बोला चल मैं तेरे को कर्जा देता हूँ, लेकिन तू मुझे डिस्काउंट दे। डिस्काउंटिंग का मतलब पता है क्या होगा? जो एक्चुअल वो इंटरेस्ट लेगा ना, वो आपसे 8 लाख की पार वैल्यू पे लेगा, लेकिन इफेक्टिव जो आप लगाओगे वो आप किस पे लगाओगे? अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करने के बाद। बात समझ आ रही है? अभी करके देखेंगे, आपको नजर आएगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है इस सवाल में।
8,000 है। 1 जनवरी की बात, डेट नहीं लिखी मैंने, चलो डेट लिख लो। 1 जनवरी इनिशियल मेजरमेंट की बात करें तो ये हो गया 7,12,000 पे रिकॉर्ड। करेक्ट और रॉन्ग? अब ईयर एंड आया, क्या आया बेटा? सही है। ईयर एंड आया। ईयर एंड पे हमें चाहिए फाइनेंस कॉस्ट, ये एसओसीआई में, और एसएफई में चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए वही शेड्यूल बनाएंगे, बीडी प्लस फाइनेंस कॉस्ट, जो कि इफेक्टिव रेट पे होती है। इफेक्टिव कितना है? 10 है ना, माइनस इंटरेस्ट पेड, सीधी आ जाता है। अब बीडी, हमारा ये बीडी होता है हमेशा, ये 7/12 था, इस पे इफेक्टिव लगाओ जरा, कितना आते 10% इसका। 1200। एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 8 लाख के ऊपर 8% डिविडेंड का वादा हुआ है ना, पार वैल्यू पे लगता जी। है। इंटरेस्ट पेड हमेशा किस पे अप्लाई होता है? पार वैल्यू पे, यानी पार वैल्यू पे। सीडी कितना आया? 719,200, ये ईयर 1 है। और फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई? 71,200। इसमें कोई तकलीफ? नहीं, सही है, ये क्लियर है। ठीक है, इसको जरा लिखिएगा जल्दी से। ओके, डन। ये हो गई फाइनेंशियल लायबिलिटी की कहानी, हमारी जबानी। फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद हमारे पास अब इसके दो एलिमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, हेजिंग की नहीं। इसका दूसरा एलिमेंट है फाइनेंशियल एसेट, और एक और एलिमेंट है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब हम पहले बात करेंगे आज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, और फिर फाइनेंशियल एसेट की। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है। जब भी कन्वर्टेबल बॉन्ड आता है तो होता ही आसान है, लेकिन ये लेंदी होता है तो बच्चे गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है? ऐसी चीज, ऐसा बॉन्ड, ऐसा उधार जिसके अंदर डेट भी हो, और वो उधार जो है ना उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक हो या फीचर हो कि डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। यानी ऐसा कर्जा लिया तो कर्जा था, लेकिन उसमें एक ऐसी टर्म थी कि भाई देखो, हम आपको या तो पैसा वापसी करेगा या अपने आप को जो है ना वो शेयर्स दे देंगे। यानी रिडम्पशन होगी दानियाल, रिडम्पशन होगी कि मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है भाई, कंपनी है ना, हो सकता है जब ये कन्वर्टेबल का टाइम आए उस वक्त मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ हो, या कंपनी के पास फंड पोजीशन खराब हो, तो फिर एक ऑप्शन रख दिया गया कि देखो भाई, ये जो आपने हमें कर्ज दिया है ना, आपने जो हमें उधार दिया है ना, इसके बदले में जब ये टाइम पूरा होगा तो हम आपको या तो पैसा देंगे, या अगर पैसा ना दे पाए तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। ये पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी करते वक्त ये तय किया जाता है, ये तय किया जाता है, ये पहले से बताया जाता है। बात समझ आ रही है? जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड जरा रुकिएगा, रुकिएगा। ठीक है दानियाल, अभी हमने क्या बात की?
कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हों उसको आप कहते हैं क्या? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैसे करेंगे? यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड में ये जो रिडम्पशन है ना, ये अगर रिडम्पशन हुई तो ये है फाइनेंशियल लायबिलिटी, और अगर शेयर तो ये है इक्विटी, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। आप जब फाइनल अकाउंट के सवाल देखते हैं तो ओसीई करके लिखा होता है। ओसीई का मतलब जी। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कंपोनेंट। एक बात सुनो जरा, एक थोड़ा सा मैथ्स है, मैथ्स। अज्यूम करो एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है $1 मिलियन का, ठीक है? कन्वर्टेबल बॉन्ड है $1 मिलियन का। IFRS 9 ने एक वर्किंग दी है, उस वर्किंग से हम क्या करेंगे? उस वर्किंग से हम लायबिलिटी निकाल देंगे। हमें वर्किंग आएगी, अभी सीखेंगे आप जो वर्किंग, और आपकी किट भरी हुई है इस सवाल से। आप वर्किंग करेंगे और वर्किंग करके अज्यूम करो कि आपने निकाला, ये वर्किंग करके आप खुद निकालेंगे जो ब्राउन कलर से मैंने लिखा है। ये ब्लू कलर वाला क्वेश्चन में गिवन होगा 1 मिलियन का कन्वर्टेबल। एक वर्किंग सिखाऊंगा, उस वर्किंग से आप फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल लेंगे। टोटल ये है, लायबिलिटी की अमाउंट 8 लाख है, तो ओसी की अमाउंट क्या हुई? 2 कितनी हुई? लाख। हाँ 2 लाख हुई। इसको कहते हैं रेजिजुअल पार्ट। रेजिजुअल पार्ट, ये आईएएस का वर्ड है, रेजिजुअल पार्ट। रेजिजुअल पार्ट मतलब बचेला कुचेला पार्ट। रेजिजुअल पार्ट मतलब बचेला कुचेला पार्ट। बात समझ आई? सही है। अब इसको करना कैसे है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है शेफ। ट्रिकी नहीं है, जिस तरह बताऊं उसका रट्टा मार लोगे ना तरीके का, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखो भाई, हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू मतलब सर हमारे पास एक कंपाउंड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका दूसरा नाम अभी हमने लिखा है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये एक ही चीज के दो नाम है, दोनों नाम से पेपर में आ सकता है, ठीक है? आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने एक वर्किंग करके फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल लेनी है एट इंसेप्शन। एट इंसेप्शन मतलब जिस दिन ये बॉन्ड इशू हुआ है ना उस दिन की, जिस दिन ये बॉन्ड जारी हुआ है ना उस दिन की फाइनेंशियल लायबिलिटी आपने निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जरा गौर से, एहतियात से, तवज्जो से देखना। इसका निकालने का तरीका ये है, कैश आउटफ्लो को आप कैलकुलेट कर दो प्रेजेंट वैल्यू पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन ये है, कन्वर्टेबल या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन अलग करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप जितना भी कैश आउटफ्लो हो रहा है ना भाई, जितना भी कैश आउटफ्लो हो रहा है ना भाई, उस सारे के सारे आउटफ्लो को, उस सारे के सारे आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ। उस सारे आउटफ्लो की जो आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना मेरे दोस्त, वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी। वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी। किस दिन की? जिस दिन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुआ है उस दिन की। जिस दिन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुआ है उस दिन की फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगी। ये इसका छोटा सा तरीका है। अब हम इसको करके देखेंगे और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, तो जरा सा ध्यान से देखना। अभी जैसे हमने इसकी थ्योरी बात आई है,
यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला आपको पता है ना? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैश 1/1 + r की पावर n। कैश फ्लो इंटू डिस्काउंट फैक्टर तो आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। और डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि 1/1 + r की पावर n। और ये हम IS 16 में सीख चुके हैं। अब मसला ये है कि सर ये r n तो चलो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, व्हाट द हेक इज r? ये r क्या होगा? तो भाईजान यहाँ पे r होगा इफेक्टिव रेट, यहाँ पे r होगा इफेक्टिव रेट। इसको जरा लिखिएगा, r बोले ओके। इफेक्टिव रेट। ठीक है रानियाल? जी सही है। अब थोड़ा सा एहतियात से करना। मैं बीबी के किट से एक क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, डिटेल्ड है। इसके अंदर सारी बातें कवर है, जिसके बाद आपको कंपाउंड में इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से ये मैं कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। इसके अंदर हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लेना, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट का मैं आपको 2 क्वेश्चन और भेजूंगा, वो दोनों क्वेश्चन इसी तरह से हैं। यानी मोस्टली FR पे यही ट्रिक, यही टेक्निक है जब भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है? SBR इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे तो SBR का लेवल बड़ा हाई है। SBR में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लेवल बड़ा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के हवाले से एक अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आप उसको टोटल सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? एक नजर क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा, शाबाश। तो कौन से पूरा पढ़िए। जी सही है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे ही है। जी। काउंट करते 8% जो परसेंटेज। अब देखो कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ एग्जामिनर की। अभी तो हमने अपने क्वेश्चन लिख लिख के किया है ना। ये जो परसेंटेज हमेशा साथ में लिखेली होती है ना, ये होती है कूपन रेट, एक्चुअल रेट। और इफेक्टिव हमेशा बाद में बताया जाएगा। ये बात क्लियर रहेगी? जो ओके। साथ में चिपक के लिखी होगी वो कूपन रेट होगा, हमेशा इसी तरह से पेपर में आएगा। कूपन रेट हमेशा साथ में होगा, इफेक्टिव रेट अलग से दिया होगा। कन्वर्टेबल है ना भाई? कन्वर्टेबल है तो हमारी घंटी बज गई कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लाजिम। करेक्ट? और इससे पूछा भी क्या है, देखो, जी। इशू जिस दिन हुआ उस दिन आप इक्विटी इक्विटी अलग करके दिखाओ। तो कंपाउंड में मुझे पता है 2 एलिमेंट्स होते हैं। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इज अ रेजिडुअल पार्ट, जो निकाल नहीं सकते हम। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल लोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल, उसमें से माइनस कर लेंगे। 30 मिलियन की कहानी है, राइट? जी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालूं मैं, तो मैंने क्या बताया था? कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले मेरा भाई, खलास। करेक्ट और रॉन्ग? और प्रेजेंट जी वैल्यू सही है। इसके ऊपर निकालना। इफेक्टिव रेट। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल दिया हुआ है, इसमें ये 8% को तो मैं खल्ली वल्ली करा दूं कि ये तो लेना ही नहीं है, मुझे तो इफेक्टिव रेट लेना है। राइट और रॉन्ग?
जी तो इसको तो मैंने बोला चल बे निकल, करेक्ट और रॉन्ग। और इस 10% वाले रेट को बोला मरहबा मरहबा तू ही मेरा है, करेक्ट। जी सही है। अब आइए, कैश फ्लो बोला है मैंने, कैश फ्लो। कैश फ्लो में याद रखना हमेशा दो एलिमेंट्स होंगे। कितने साल की कहानी है? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, ये फॉर्मेट वही वाला, प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। जी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग। कैश फ्लो देखना है भाई, सच्ची मुच्ची वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड की बात होती है यहाँ हमेशा। इंटरेस्ट पेड मतलब सर ओरिजिनल अमाउंट था 30 मिलियन, ओरिजिनल इंटरेस्ट है 8%, तो 3 8 2.4। 2.4। हम 3 जीरो पे राउंड करने वाले हैं। देखो इसका आंसर इसने फुल जीरोस पे लिखा हुआ है ना, हम 3 जीरो पे राउंड करके जी ज्यादा मुनासिब रहेगा। पहले साल में इंटरेस्ट दूंगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट दूंगा, सही बात है नहीं? तीसरे साल में इंटरेस्ट जी दूंगा सही। सूची में, और तीसरे साल कसम है मैं ये कर्जा भी उतारूंगा, क्योंकि कर्जा 3 सालों के लिए है, रिडीमेबल है, करेक्ट और रॉन्ग। रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है, दोनों में से एक है, लेकिन तीसरे साल ये पैसा लौटाने का, राइट। जी पहले साल 0.91 का रेट है, फिर 83 का रेट है, फिर 75 का रेट है। चल चौथे साल का तो दिया हुआ नहीं है, तो बेटा चौथे साल का मांगा किसने आपसे? तीसरे साल दो चीजें होंगी, जो लास्ट ईयर होगा लिख लेना, लास्ट ईयर इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी पे हो रहा होता है, प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये कितनी आई है? कुछ तो आई है। 37200। सबका टोटल कर लो, फाइनल बता दो। कंप्लीट टोटल इसका ये सिंगल सिंगल का बताऊं? हाँ सिंगल बता दो चलो। पहले का 2184, फिर 1992, फिर 1800, और आखिरी 22500। सबको ऐड कर लो। जी यही आ रहा है 28476। ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंसेप्शन की, यानी जिस दिन कर्जा इशू हुआ है उस दिन की आ गई। कर्जा था 30,000, 3 जीरो हाइड कर दिए मैंने। लायबिलिटी का पोर्शन ये है मेरे दोस्त। तो इक्विटी कितनी हुई? 1524, 0 0 0। ऑप्शन बी लग रहा है। सुकून शांति इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन देखिए, कोई भी तकलीफ है दिमाग शरीफ में तो बताइए प्लीज। ये जो नीचे दिया कम्युलेटिव इसका, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? इसको, हाँ अभी मैं वो आपको बता रहा हूँ, और ये दूसरा बताना। वो एनवीटी टेबल होता है, ये आपने करना है, पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा इसका अलग एक और भी मेथड बताऊंगा। सही है, ये डन है। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, डिस्काउंट फैक्टर की तरह जगह पे एन्युटी फैक्टर लिया जा सकता है। एन्युटी फैक्टर सर, जहां पे कैश फ्लो कॉमन हो ना, जैसे 1 2 3 सालों पे ये 2400 कॉमन है ना मेरे भाई,
तो आप पता है क्या करो, आप इसको कॉमन ले लो। कैसे? 1 से लेके 3 सालों तक 2400 का आउटफ्लो होगा, और ये फैक्टर्स को कर लो, ये प्लस, या तो क्यूमुलेट करके दे भी दिया, ना देता तो प्लस कर लेते। क्या आएगा आंसर देखना, वही आएगा, कुछ तो आएगा। जी वही है 5976। और 22,500 प्लस कर लो, ठीक है। 28476। अब सही है। प्रिंसिपल है ना, उसके लिए तो डिस्काउंट फैक्टर ही लेना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट को क्यूमुलेट किया जा सकता है। गॉट माय पॉइंट? ये इसका शॉर्टकट। ओके। तो हमने एनवीटी और डिस्काउंट दोनों टेबल्स के जरिए से इसको करना देख लिया है, ठीक है। अच्छा तो ये तरह अगर कोई इशू कॉस्ट आ जाए या डिस्काउंट हो जाए, वो माइनस करेंगे वैल्यू में से पहले? नहीं, अभी ये तो कंपाउंड, ये तो उसका था ना फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देखो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंसेप्शन की। अभी तो कुछ नहीं करना, इंसेप्शन पे जब फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी अलग अलग हो गई, ये सवाल यहाँ खत्म हो गया। लेकिन अब मैं आगे लेके चलूंगा आपको कि लायबिलिटी आ गई ना, अब इस टाइप से 1 अप्रैल पूछा था। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि सवाल आपसे ये ना पूछे इक्विटी कितनी है, जैसे अभी एक सवाल आएगा, सवाल आपको बोले बताओ फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है, और 1 अप्रैल 2005 की नहीं, ईयर एंड की बताओ, तो क्या करते? खाली सुनना, क्वेश्चन आगे आना है। तो बताइए क्या करते, ये 28476 तो ऐसे ही निकालते, इसको नहीं छेड़ते। ऑल दो आपके पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी हुई होती, इसके बावजूद भी इसको नहीं छेड़ते, ये निकाल लेते, 28476 निकाल लेते। इसको निकालने के बाद अब ईयर एंड का काम करना है, इसमें से फिर डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते, और फिर इसमें वो वाला टेबल, वो जो बीडी माइनस फाइनेंस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट पेड वाला काम करके, प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड वाला काम करके सीडी निकालते, और फिर वो आती फाइनेंशियल लायबिलिटी ईयर एंड की, जो कि अभी पूरा एक क्वेश्चन इंशाल्लाह थोड़ी देर में आने वाला है। बात समझ आ रही है? कंपाउंड जी सही है। लायबिलिटी और इक्विटी ऐसे ही अलग होगी, इसको करते वक्त बस यही काम करना है, डायरेक्ट कॉस्ट, मायरेक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, अगड़म बगड़म शगड़म चीजों को नहीं छेड़ना है। गॉट इट? ओके। अब बीबीबी किट हम चल रहे हैं, इससे मेरी कोशिश है मैं आपको दोनों किट्स तकरीबन करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वो आईएएस होता है कि जिसकी दोनों किट्स में ही बच्चे फंस जाते हैं। तो पहले हम बीबीबी से शुरू किया हमने। अब ये क्वेश्चन देखो किस तरह का है। लोन नोट है हाजी, कन्वर्टेबल नहीं है, हैज अ सवाल ऑफ लोन नोट। लोन नोट इज अ प्योरली फाइनेंशियल लायबिलिटी। सुभान अल्लाह। एग्जाम स्टाइल पे वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन अपने लिखे थे, ठीक है बेटा? क्वेश्चन पढ़िएगा, शाबाश। कितने साल का बाद का पूछा है ये भी देखिए। लोन नोट इशू है अप्रैल 2010 में, पूछा है मार्च 2002 में। अल्लाह अल्लाह, कितने साल बाद? 2 साल बाद। और पूछा भी क्या है, एसएफपी पूछा है। तो पहले तो इनिशियल मेजरमेंट की बात होगी ना सर, इनिशियल मेजरमेंट बोले तो 1 अप्रैल 2000 की। सर 20 मिलियन में 3 जीरो हाइड कर दूं, 20,000 हो गया। इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख, 3 जीरो हाइड करके काम कर रहे हैं ना बेटा, तो 500 हो गई। डायरेक्ट कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बोलता है आपका एग्जामिनर। 19,500 ये आ गई इनिशियल लायबिलिटी 1 अप्रैल को, एम आई राइट? जी। ईयर एंड के लिए क्या करना है, बीडी प्लस फाइनेंस कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे। इफेक्टिव रेट 10 है, और कूपन रेट ये हमेशा जो 7 लिखा होता है, करेक्ट और रॉन्ग? जी। और आ गया सीडी। इंटरेस्ट पेड कभी भी बदलता नहीं है ना,
ओरिजिनल वैल्यू जो कि 20,000 है उस पे 5% अप्लाई होगा, कितना आएगा? 1000। सुब्हानअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, हराम। इनिशियल मेजरमेंट है 19,500, फाइनेंस कॉस्ट लगनी है इसके ऊपर यानी 1950, हराम 1000 गया, क्या आया? 20450। क्या बी आंसर है? क्या इसका जी नहीं। नहीं, मैं नहीं। गलत करूंगा, कश्मीर आगे कब शुरू हुआ था? पूछा कब? 1 अप्रैल को ये 2002 में। अच्छा जी, और ये 2012। सर 31 मार्च 2001 पे आप पहुंचे हो, 2 साल खुद ने ही तो बोला था काका। तो 2002 का कैसे करेंगे? इसमें 10% लगाएंगे और एक्चुअल इंटरेस्ट तो जो है वो वही रहता है। आंसर क्या आएगा? ये भी एसएफपी है लेकिन साल का फर्क है ना। हमारा आंसर क्या है? 21495 डी। देखा, थोड़ा सा अगर सवाल को ध्यान से ना पढ़ा जाए तो 2 मार्क्स हर चीज आने के बावजूद जाया हो सकते हैं। गॉट माय पॉइंट सर? जी सही है। अगला क्वेश्चन है, आप करके देंगे मुझे अभी के अभी। शाबाश। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सुकून से हो जाएगा। पढ़िए, शाबाश।